वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2025 की क्राइम सस्पेंस मिनी सीरीज एडोलेसेंस की स्टोरी। एडोलेसेंस का मतलब होता है दोस्तों टीनेज। 13 से लेकर 17 साल की वो नाजुक उम्र जिसमें कोई बच्चा ना तो बच्चा रहता है और ना ही एडल्ट। उस उम्र में बच्चे अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके बॉडी में कई तरह के फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें क्या है ना, बच्चों से अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम पुलिस ऑफिसर ल्यूक को देखते हैं, जिनका बेटा एडम उनको एक वॉइस मैसेज भेजता है कि डैड, मेरा ना सुबह से पेट खराब लग रहा है, मॉम से कहो ना कि मुझे स्कूल ना भेजे। मगर ल्यूक उस मैसेज को सीन करके छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता था कि ये बच्चों का बहाना होता है स्कूल ना जाने का। फिर ल्यूक अपनी साथी ऑफिसर मिशा को सारी बातें बताता है। वो भी हंसते हुए कहती है, सुबह के 6 बजे किसका पेट खराब होता है, वैसे भी ये चालना बच्चों की बहुत ही अच्छी है। और तभी इनको रेडियो पे ऑर्डर मिलता है कि अब आप सस्पेक्ट के घर पर एंटर कर सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस की 4-5 गाड़ियां जाकर रुकती है मिलर हाउस पे। वो दरवाजा तोड़कर हाथों में गन लिए अंदर एंटर करते हैं। ये देखकर घर की लेडी अमांडा मिलर तो डर ही जाती है। अचानक ऐसी चीजें होंगी तो डर लगेगा ही। तो वो अपने पति को तुरंत आवाज लगाती है कि एडी देखो, ये ऑफिसर्स हमारे घर में घुस आए हैं। एडी कहता है कि ऑफिसर्स, आपसे जरूर कोई गलती हुई है, आप गलत घर में घुस आए हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं। पर ऑफिसर्स उनके घर के हर कमरे की तलाशी लेते हैं। उन्हें घर में एडी की बड़ी बेटी मिलती है, जिसका नाम लीजा होता है। पुलिस उसे नील डाउन होने को कह देती है। इसके बाद हम घर के छोटे बेटे जेमी को देखते हैं, जो अभी तक बेड पे ही होता है। शोर सुनकर वो जाग जाता है। अब जेमी को देखकर ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें सस्पेक्ट मिल गया है। फिर ऑफिसर ल्यूक एडी से कहता है कि मेरा नाम ऑफिसर ल्यूक है और हमारे पास आपके घर की तलाशी लेने का वारंट भी है। अब ल्यूक जाता है जेमी के पास और कहता है, जेमी मिलर, अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं और मैं तुम्हें खून के इल्जाम में अरेस्ट करता हूँ। ना, इस वक्त तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पीछे से तो एडी चिल्लाया जाता है कि वो मेरा छोटा बेटा है, आप उस पे इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हो, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर ल्यूक कहता है कि सुनिए भाई साहब, आपको दखलंदाजी करने के लिए मैं अरेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए आप शांति बनाए रखें तो बढ़िया रहेगा, हमें हमारा काम करने दो। इसके बाद ल्यूक नोटिस करता है कि जेमी ने डर के मारे पैंट में सूसू कर दी है, तो वो कहता है पैंट चेंज कर लो चुपचाप। इसके बाद ल्यूक एडी से कहता है कि हम इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, आप हमारे जाने के बाद वहां पर आ सकते हैं। फिर बाकी के ऑफिसर्स जेमी के घर की पूरी तरह से तलाशी भी लेते हैं, जिससे पूरा घर वही उथल पुथल मच जाती है। अमांडा लेडी ऑफिसर मिशा से बातें करती है और कहती है, मेरा बेटा सिर्फ 13 साल का है, आप उसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। तब मिशा, बताऊं दोस्तों, एक पेपर देते हुए कहती है, आपके घर की जो नुकसान हुई है आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और आपके बेटे को खून के इल्जाम में हमने अरेस्ट कर लिया है। सिंपल सी बात है। तब एडी कहता है, पर एक बच्चे को अरेस्ट करने के लिए इतने सारे हथियार लाने की क्या जरूरत थी, वो मेरा मासूम सा बेटा है, भला किसी का खून कैसे कर सकता है, और आप लोगों ने उसके सर पे बंदूक तान दी, ये तो सही बात नहीं है ना। मगर पुलिस वाले तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं जेमी तो रोया जाता है और कहता है कि मॉम डैड, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तब एडी जेमी से कहता है कि बेटा तुम घबराना मत, मैं और मॉम पीछे से आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए, तब तक तुम कुछ भी मत बोलना, वरना ये लोग तुम्हारे अगेंस्ट उसे कोर्ट में यूज करेंगे। पूरे रास्ते जेमी रोता हुआ जाता है, इसीलिए ल्यूक उसको समझाता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अगर हम तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम अपने राइट्स का यूज करके कह सकते हो कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, बिना लॉयर के कोई बात मत बोलना। और सुनो, ये डेरेक है। फिर डेरेक कहता है कि मैं डॉन कास्टर सोशल सर्विसेज से हूँ। जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं होते, उस वक्त बच्चों के केस में मैं उनके साथ एक प्रॉपर अडल्ट के तौर पर मौजूद रहता हूँ, ताकि बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना किया जाए। फिर ल्यूक ये भी कहता है कि पुलिस स्टेशन में ध्यान रखना, कस्टडी सार्जेंट तुमसे पूछेंगे कि तुम अपने साथ डेरेक को रखना चाहते हो या फिर अपने पेरेंट्स को। इनकी जरूरत सिर्फ तलाशी के समय, ब्लड टेस्ट और लॉयर से बात करने के दौरान पड़ेगी। इस डिसीजन से तुम्हारे केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जेमी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां सार्जेंट जेमी से पहले तो उसका पूरा नाम पूछता है। फिर वो ये जानना चाहता है कि क्या रास्ते में ऑफिसर ने जेमी को उसके राइट्स के बारे में बताया या फिर नहीं, तो वो हाँ कहता है कि बता दिया था। इसके बाद जेमी से पूछा जाता है कि देखो, तुम्हारे साथ एक अडल्ट का होना जरूरी है, तो क्या तुम अपने पेरेंट्स में से किसी को बुलाना चाहोगे या डेरेक को ही अपने साथ रखना चाहोगे। तो जेमी तो तुरंत कह देता है, मुझे मेरे डैड चाहिए। इसके बाद जेमी से कुछ और छोटे मोटे सवाल किए जाते हैं कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया, क्या तुम्हारी किसी चीज की दवाई वगैरह चल रही है, क्या तुमने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बाद सार्जेंट जेमी को 24 घंटे के लिए डिटेंशन में डाल देते हैं, ताकि जेमी से पूछताछ की जाए। तो इसके बाद सेल में जेमी को पहले तो नाश्ता दिया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस ने उसको उसके घर से उठा लिया था बिना नाश्ता किए हुए। साथ ही जेमी की परमिशन से अडल्ट सुपरविजन के लिए उसके डैड एडी को बुलाया जाता है। अपने डैड के सामने जेमी अभी भी यही कहता है कि डैड, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं, आपको भरोसा है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो एडी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पे भरोसा है बेटा। इसके बाद एडी को वापस फैमिली वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है।
जहाँ कुछ देर के बाद एक सरकारी वकील आता है, क्योंकि जेमी की फैमिली बहुत ही नॉर्मल सी है, इनका कोई फैमिली लॉयर नहीं है ना पर्सनल वाला, इसीलिए सरकारी लॉयर से ही काम चलाना पड़ जाता है। तो पॉल नाम का इनका लॉयर पहले जेमी की फैमिली से पूछता है कि अभी तक ये बताइए, आपको पुलिस के किसी भी बिहेवियर से कोई आपत्ति है? तो वो कहते हैं कि हाँ, पुलिस वाले गन लेकर हमारे घर में घुस आए और उन्होंने हमारा पूरा घर उजाड़ दिया। जिस पर लॉयर कहता है कि देखिए, ऐसे संगीन जुर्म में अक्सर पुलिस ऐसे ही रिएक्ट करती है। खैर आप रुकिए, मैं अरेस्ट करने वाले ऑफिसर से केस की ब्रीफिंग लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद लॉयर ल्यूक और मिशा से पूछताछ करते हैं और वो लोग बताते हैं खून कल रात 10 बजे के आसपास हुआ है और हमने मुजरिम को 25 मिनट पहले अरेस्ट कर लिया। लॉयर पूछते हैं कि मुजरिम को आपने उसके राइट्स के बारे में बताया कि वो चाहे तो चुप रह सकता है? बताया आपने उसे कुछ खाने को दिया, उसकी मेडिकल वगैरह करवाई? सारी बातें पूछने के बाद लॉयर को लगता है कि ठीक है, पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है, अब बारी है मुजरिम की तलाशी लेने की। मगर उससे पहले जेमी की फोटो क्लिक की जाती है। फिर नर्स जेमी की ब्लड और सलाइवा सैंपल्स लेती है। जेमी के सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर जेमी से कहते हैं कि बेटा, हमें तुम्हारा फोन का पासवर्ड चाहिए ताकि हम तुम्हारे फोन को एक्सेस कर सके। लॉयर कहता है कि इन्हें पासवर्ड देना जरूरी नहीं है जेमी, तुम चाहो तो मना कर सकते हो। तो जेमी मना कर देता है। फिर ऑफिसर जेमी को सारे कपड़े उतारने को कहते हैं। इससे जेमी के डैड तो ऑफेंड हो जाते हैं कि ये ठीक नहीं है। वो हल्ला हंगामा करते हैं कि आप एक बच्चे से अडल्ट्स के सामने कपड़े उतारने को कैसे कह सकते हो। तब लॉयर एडी को समझाता है कि देखो, ये जरूरी है ताकि ऑफिसर चेक कर सके कि जेमी के पास कोई नुकीली चीज तो नहीं है, मतलब कोई हथियार वगैरह, साथ ही उसके बदन में कोई जख्म है या नहीं, ये सब चेक करना पड़ता है। फिर लॉयर और नर्स दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ एडी और 2 मेल पुलिस ऑफिसर ही जेमी को बिना कपड़ों के देखते हैं। जेमी के सिर्फ बाएं हाथ में खरोंच के निशान होते हैं, बाकी सब बढ़िया था। इसके बाद पुलिस वाले जेमी को पहनने के लिए दूसरे कपड़े देते हैं और तब तक जेमी ने जो कपड़े पहन रखे थे उसे एज अ एविडेंस जमा कर लिया जाता है। इसके बाद लॉयर एक दूसरे कमरे में जेमी और उसके डैड को लेकर आ जाता है। यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं होता। तो लॉयर जेमी से कहता है कि देखो जेमी, मेरा और तुम्हारे डैड का एक ही काम है, तुम्हें बचाने का। वहीं पुलिस वाले का काम है तुम्हें सजा दिलाने का, जिसके लिए वो तुमसे पूछताछ तो करेंगे। तुम्हें उनसे बिल्कुल सही से बात करनी है, लेकिन जैसे वो कल रात से रिलेटेड कुछ भी पूछे या कोई ऐसी बात पूछे जिससे तुम्हें लगे कि ये बात मैं पुलिस को नहीं बताना चाहता, तो उस वक्त तुम्हें नो कमेंट्स कहना है सिर्फ। इस चीज की वजह से लॉयर थोड़ी सी जेमी को प्रैक्टिस भी करवा लेता है। इसके बाद एडी अकेले में लॉयर से बात करता है और कहता है, हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, मैं तो आज से पहले कभी पुलिस स्टेशन आया ही नहीं, मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे कुछ नहीं पता। तब लॉयर कहता है, देखिए फिलहाल आपको रिलैक्स्ड रहकर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। जैसा कि आपका बेटा कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, अगर वो निर्दोष होगा तो उसे कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। और हाँ, अगर उसने कुछ किया भी है तो जब तक वो अपना गुनाह कन्फेस नहीं कर लेता तब तक उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब एडी अकेले में जेमी से पूछता है कि बेटा मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कोई गलत काम किया या नहीं? तो जेमी अपने डैड की आंखों में आंख डालकर कहता है कि नहीं डैड, मैं निर्दोष हूँ, जिससे एडी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मेरा बेटा सच में बेकसूर ही है, उसने कुछ नहीं किया होगा। इसके बाद पूछताछ का सिलसिला बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू होता है। इंटरव्यू के दौरान ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। ल्यूक सभी को इन्फॉर्म कर देता है इस चीज के लिए। इसके बाद तो ल्यूक और मिशा मिलकर जेमी से पूछताछ करते हैं। वहीं जेमी के सपोर्ट में उसके साथ उसके डैड और लॉयर बैठे हुए होते हैं। तो ल्यूक का सबसे पहले ये सवाल होता है कल रात के बारे में कि कल रात तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे, वगैरह वगैरह। तो जेमी सीधा नो कमेंट्स कहकर सवाल ही टाल देता है। तब ल्यूक कहता है कि लगता है तुम कल रात के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे स्कूल रिपोर्ट्स पढ़ी थी, मानना पड़ेगा तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। मगर तुम्हारी टीचर से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि पिछले साल से तुम्हारा बर्ताव थोड़ा बदल रहा था, क्यों? इसका रीजन बताना चाहोगे? वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तब जेमी से उसके कुछ और फ्रेंड्स के नाम बताने को कहा जाता है, मगर जेमी इस सवाल पे भी नो कमेंट्स कह देता है। ल्यूक कहता है कि तुम देखो अपने फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं करेंगे परेशान। जेमी कहता है कि आपने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे आप पे भरोसा ही नहीं हो रहा, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन तब ल्यूक कुछ स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट आउट दिखाते हुए कहता है, तुमने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ अदरंगी मॉडल्स की फोटो शेयर की है, राइट? ये देखकर तो जेमी के डैड शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले जेमी के इंस्टाग्राम पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या पोस्ट करता है, क्या लाइक करता है, क्या चीज यूज करता है। मतलब आगे ल्यूक पूछता है, जेमी तुम्हें लड़कियों से अट्रैक्शन होती है क्या तुम्हें इस तरह की लड़कियां अट्रैक्टिव लगती हैं? तो जेमी धीरे से हाँ कहता है। फिर ल्यूक पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, क्या तुम ऐसी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, इस तरह की? जेमी कहता है, नहीं, ये सब तो मुझसे काफी बड़ी है, मैं तो अपनी एज की लड़की को ही बनाऊंगा ना गर्लफ्रेंड। फिर ल्यूक प्रिंट आउट दिखाता है जिसमें 2 लड़कों के साथ जेमी ने पोस्ट की थी। अब ल्यूक इन 2 लड़कों के नाम पूछता है, जिसे जेमी
बताने से मना कर देता है। तो ल्यूक कहता है कि देखो, हमारे लिए इनके बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, ये लड़के तुम्हारे स्कूल के ही होंगे ना। जैमी भी सोचता है कि हाँ यार, चुप रहने से तो फायदा है नहीं, तो वो अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड रियान और टॉमी का नाम बता देता है। फिर वो ये भी कहता है कि ये फोटोज मैंने पोस्ट नहीं की, वो तो उन्होंने ही पोस्ट की थी, बस मुझे टैग किया था, इसीलिए मेरी आईडी पे शो हो रही है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, मतलब स्पोर्ट्स, फिल्म, म्यूजिक, डांस वगैरह क्या। जैमी कहता है ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो बस बाहर घूमने जाते हैं, ऐसे कुछ खाते पीते हैं और हैंग आउट करते हैं। तो ल्यूक कहता है क्या कल रात भी तुम उनके साथ घूमने गए थे? तुम एक बात बताओ, कल रात घर कितने बजे आए थे? जैमी फिर से नो कमेंट्स कह देता है। अच्छा तो क्या तुम्हारे पास नाइकी एयर मैक्स के जूते हैं, जो आजकल काफी चले हुए हैं, वैसे व्हाइट एंड ब्लू कलर वाले, काफी एक्सपेंसिव आते हैं वो? जैमी कहता है मेरे डैड ने गिफ्ट किया था मुझे। इसके बाद मिशा कैटी नाम की एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है तुम दोनों सेम क्लास के हो राइट? जैमी कहता है कि हाँ। तो मिशा पूछती है क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? तो जैमी कहता नहीं, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है। तो फिर वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे इतने कमेंट्स क्यों करती है? इतना सुनकर जैमी कह देता है कि इसी लड़की की मौत हुई है। इस पे ल्यूक कहता है अच्छा तुमने तो हमें बताया ही नहीं पहले कि किसी लड़की की मौत हुई है, तुम्हें कैसे पता चला वैसे? और तुम दोनों की दोस्ती कैसी थी? जैमी फिर से नो कमेंट्स कह देता है। मिशा कहती है तुम अपने बाकी दोस्तों के बारे में तो बात कर ही रहे हो, फिर कैटी के बारे में कुछ कहने से क्यों बच रहे हो? क्या तुम दोनों दोस्त से बढ़कर थे? तो जैमी कहता है नहीं नहीं, हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं थे। जैमी से फिर पूछा जाता है क्या तुम उसे पसंद करते थे या नहीं? जैमी फिर मना कर देता है। तो मिशा बताती है कि कैटी के पेरेंट्स ने कहा कि कल रात वो घर से 8:30 पे निकली थी और फिर हमें उसकी बॉडी मिली क्रॉथर्ड्स कार पार्किंग में 10:30 के आसपास। मेडिकल टीम क्राइम सीन पर पहुंच तो गई थी, मगर उसकी ब्लीडिंग को रोक नहीं पाई। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया था कि उसकी मौत 9:30 से 10:30 के बीच हुई है। उस वक्त तुम कहाँ थे जैमी, ये बताओ? एंड जैमी ने तो बस एक ही रट्टा लगा के रखा हुआ है कि नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स। फिर ल्यूक जैमी के डैड से सेम सवाल करता है कि कल रात जैमी कहाँ था? तो उसके डैड कहते हैं कि घर पे ही होगा, मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि कल मैं ड्यूटी पे था। सुबह मेरे आए हुए 10 मिनट ही हुए थे कि आप लोग आ गए और उसको लेकर आ गए यहाँ पर। तब लॉयर भी बीच में बोल पड़ता है कि देखिए आपके पास एडी से इंक्वायरी करने की परमिशन नहीं है। तब मिशा जैमी के पास आ जाती है दोबारा। वो उससे सवाल करती है क्या कल रात तुम कैटी का पीछा कर रहे थे? वो इनकार कर देता है। अब ये लोग सीसीटीवी फुटेज के प्रिंट आउट निकाल कर दिखाने वाले होते हैं। तभी लॉयर बीच में बोल पड़ता है कि देखो देखो, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है यहाँ पर। दरअसल दोस्तों, ये लॉयर समझ गया था कि जैमी जरूर कुछ छिपा रहा है, मगर जैमी के डैड तो काफी कॉन्फिडेंस में थे कि मेरा बेटा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। उसने तो मेरी आंखों में आंख डालकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने पक्का कुछ नहीं किया। और इसीलिए वो पुलिस वालों से कह देते हैं कि नहीं, हमें ब्रेक नहीं चाहिए, आप अपनी पूछताछ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पे भरोसा था। इसके बाद पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेजेस के प्रिंट आउट्स दिखाते हैं, जिसमें पहले तो जैमी को उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मार्केट में हैंग करते हुए देखा जाता है। फिर जिस जिस जगह से कैटी गुजर रही थी, उसी जगह से 1 मिनट के गैप में जैमी गुजर रहा था। और उसके बाद पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाती है, जिसमें जैमी और कैटी के बीच पहले थोड़ी कहासुनी होती है। कैटी जैमी को धक्का देकर वहां से जाने लगती है, तो जैमी उठकर उसे अपने चाकू से हमला कर देता है। एक बार नहीं, कैटी की बॉडी पर अलग अलग जगहों पे 7 बार हमला करता है। और ये देखकर जैमी के डैड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, कैसे हो पाएगा। फिर ल्यूक पूछता है कि देखो जैमी, सबूत हमारे पास है, पर इसके आगे की फुटेजेस हमारे पास नहीं है। तुम बिना किसी की नजरों में आए घर कैसे पहुंचे, और तुमने वीडियो में जो कपड़े पहन के रखे थे, उन कपड़ों का तुमने क्या किया? क्योंकि वो कपड़े ना तो तुम्हारे बदन पे मिले हमें, और ना ही तुम्हारे घर की तलाशी लेने पर, और ना ही आसपास के मोहल्ले में। अब ये तो तुम ही जानो कि तुमने कपड़ों का क्या किया, मगर ये नाइकी के जूते वो तुम्हारे घर पर अभी भी है। हालांकि उस पे खून के निशान वगैरह तो नहीं है, क्योंकि शायद तुमने वो वॉश करके रखे थे। इतना देखने और सुनने के बाद जैमी रोना शुरू कर देता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड तब ल्यूक उसे दोबारा बोलने के लिए उकसाता है और बताता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से पता है कैटी के माँ बाप पे क्या बीती होगी। वो कल रात भर जमीन पे तड़प कर रोए हैं, तुम उनसे माफी नहीं मांगना चाहोगे? मगर जैमी कुछ बोलता ही नहीं। इसके आगे तो ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म करना पड़ जाता है। जैमी और उसके डैड के अलावा सभी उस रूम से उठकर चले जाते हैं। जैमी के डैड तो सर पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। वो बहुत रोते भी हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या मजबूरी थी ऐसा करने की, क्यों किया तुमने ये? मगर अभी भी जैमी रोते यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया डैड, मुझे फंसाया जा रहा है, वीडियो में मैं नहीं हूँ। इसके बाद हम ल्यूक और मिशा को जैमी के स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ पे स्कूल वालों ने कैटी की याद में फोटो लगा के रखी है और ढेर सारे फ्लावर्स भी। ल्यूक का बेटा एडम भी इस स्कूल में पढ़ता है। एक्चुअली वो जैमी की सेम क्लास में ही है, तो यही वजह है कि आज एडम स्कूल नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको पता था स्कूल की एक लड़की की आज मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों ल्यूक और मिशा बच्चों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, मगर इस स्कूल के बच्चे तो कुछ ज्यादा ही बदमाश हैं। कोई भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होता। वो टीचर के सामने ही पुलिस वालों से बदतमीजी करने लगते हैं।
टेनिस ग्राउंड में तो कैटी की बेस्ट फ्रेंड जेड रियान को जी भर के कूट देती है सबके सामने। रियान पता है ना कौन? जेमी का दोस्त दोस्तों। इसके बाद पहले तो पुलिस वाले जेड से पूछताछ करते हैं मगर वो कुछ भी नहीं बताती उनको। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत ही गुस्से में थी इसीलिए। दरअसल जेड इस स्कूल में इकलौती ब्लैक लड़की है जिसकी वजह से कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करता था मगर कैटी ने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। इसके बाद पुलिस वाले रियान से पूछताछ करते हैं तो वो भी कुछ खास नहीं बताता और पुलिस वालों के सवालों से बचना चाहता है। यहाँ तक कि जब उसको ये लगता है कि पुलिस वाले मुझे अपने सवालों के जाल में घेर रहे हैं तो वो स्कूल से ही भागने लग जाता है। ल्यूक तो काफी देर तक रियान का पीछा भी करता है और उससे फाइनली दबोच लेता है। फिर अच्छे से डराने धमकाने के बाद रियान ये बात कबूल कर लेता है कि जिस चाकू से जेमी ने कैटी का खून किया वो नाइफ मेरा ही था, मगर मैंने वो चाकू जेमी को सिर्फ ये कहकर दिया कि इससे तुम कैटी को डराना धमकाना, बस मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो उस चाकू से उसका खून कर देगा। जिसके बाद रियान को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं एडम अपने डैड को एक काम की बात बताता है। वो कहता है कि डैड, हालांकि मैंने तो कभी भी जेमी और कैटी को साथ में नहीं देखा, तो इससे मुझे ये पता है कि वो दोनों ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ना ही अच्छे फ्रेंड। मगर जब मैंने आपको बाकी बच्चों से पूछताछ करते हुए देखा जिसमें आप कह रहे थे कि कैटी ने जेमी के इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह किए हैं, तो वो उसकी दोस्त हुई, ऐसा नहीं है डैड। मैंने कुछ देर पहले जेमी का इंस्टाग्राम चेक किया और उसके कमेंट्स वगैरह भी देखे। कैटी ने बार बार डायनामाइट इमोजी कमेंट किया है जिसका मतलब होता है इंसेल, और इंसेल किसी की तारीफ करने के लिए नहीं यूज किया जाता, बल्कि आजकल के जनरेशन में जो लड़के रिलेशनशिप में तो आना चाहते हैं मगर उनसे कोई लड़की सेट नहीं होती, वो या किसी की मर्दांगी पे सवाल उठाने के लिए इंसेल कहकर चिढ़ाया जाता है। 100% इमोजी के थ्रू वो कहना चाह रही है कि 80% लड़कियां 20% लड़कों को ही पसंद करती हैं, मगर जेमी उन 20% लड़कों में नहीं आता और बाकी के 80% लड़कों को कोई जुगाड़ लगाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर ही उनके करीब जाने का मौका मिलता है। कैटी के कमेंट्स पे ढेर सारे लाइक्स भी हैं, जिसका मतलब कि जिन्होंने भी वो कमेंट लाइक किया वो लोग कैटी की बातों से सहमत है। इस पे ल्यूक कहता है ये क्या कह रहे हो सब तुम? डायनामाइट इमोजीज तो न्यू ईयर वगैरह पे यूज की जाती है ना। तो एडम कहता है कि नहीं डैड, आजकल के जनरेशन के बच्चे ज्यादातर इमोजीज में ही बात करते हैं और उन इमोजीज का मतलब काफी अलग होता है। जैसे आप हार्ट इमोजी का क्या मतलब समझते हैं? ल्यूक कहता है लव, मैं तो तुम्हारी मॉम को हमेशा हार्ट शेप इमोजी सेंड करता हूँ। तो एडम कहता है कि डैड, यहाँ तक कि डिफरेंट हार्ट शेप इमोजीज के मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। जैसे रेड हार्ट का मतलब लव, मगर पर्पल हार्ट मतलब हॉर्नी यानी हवस ठरक, और येलो हार्ट मतलब मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। पिंक हार्ट का मतलब होता है मैं इंटरेस्टेड तो हूँ मगर मुझे इंटीमेट नहीं होना अभी के लिए। वहीं ऑरेंज हार्ट का मतलब है कि तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह डैड हर इमोजी का अलग अलग मतलब होता है। ये सारी बात सुनकर तो ल्यूक का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि मतलब अभी तक जो हम समझ रहे थे कि कैटी एक अच्छी लड़की है, मगर वो तो ऑनलाइन बुली कर रही थी जेमी को, है ना? एडम कहता है कि यस डैड, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक है, यहाँ ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक बुलिंग होती है। ये सुनकर ल्यूक घबरा जाता है और अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें तो कोई बुली नहीं करता ना? तो एडम कहता है कि क्या लगता है आपको? खैर छोड़िए, मेरी और आप ध्यान ही कहाँ देते हैं। सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करते हैं पर मैं नहीं करता कभी। सोचा है क्यों? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मेरा भी रंग आपकी तरह काला है। ये सुनकर ल्यूक को बहुत ही बुरा फील होता है। वो सोचता है कि आजकल के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं या ये सब नौटंकी करने आते हैं, बताओ। मगर दोस्तों, अब तक ल्यूक को समझ आ गया है कि जमाना काफी बदल चुका है। मुझे अपने बेटे का बाप बनकर नहीं उसका दोस्त बनकर रहना होगा, ताकि अगर उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े इन फ्यूचर तो वो मुझे सारी बातें बता दे खुलकर। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद ल्यूक एडम को अपनी कार से उसकी फेवरेट रेस्टोरेंट पे कुछ खिलाने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी यहाँ से 7 महीने के बाद शिफ्ट होती है। जेमी ने अभी तक भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया, इसलिए उसे सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाता है, जहां उसके साथ और भी कई सारे अंडर एज मुजरिम को रखा गया है जिन्हें या तो सजा मिल चुकी थी या उनका भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। तो दोस्तों अभी तक जेमी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, वो भी ऐसा ही है। जेमी से मिलने के लिए ब्रियोनी नाम की एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आती है। ये उसकी जेमी के साथ 5वीं मीटिंग है। अभी तक वो जेमी की थोड़ी पसंद नापसंद भी जान गई है, इसीलिए वो आज जेमी के लिए हॉट चॉकलेट विद मार्शमैलो और एक सैंडविच लेकर आई है, जिसके लिए जेमी ब्रियोनी को थैंक यू कहता है। तब ब्रियोनी कहती है तुम पहले से बेहतर लग रहे हो, बढ़िया, तुम्हारा चेहरा पहले से खिला हुआ है। तो इस पे जेमी ब्रियोनी की नकल उतारते हुए कहता है तुम तो मेरी दादी की तरह बोलती हो। जब दादी की बात निकलती है तो ब्रियोनी जेमी के घर वालों के मर्दों के बारे में जानना चाहती है, वो कैसे हैं, ताकि उसको पता चल सके कि आखिर कैटी का खून करने के पीछे जेमी की क्या मानसिकता रही होगी। मगर जेमी तो अपने डैड और ग्रैंडपा के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो ब्रियोनी कहती है तुम्हारे घर के मर्दों को गुस्सा नहीं आता क्या? जेमी कहता है आता है ना, मगर कुछ ज्यादा नहीं आता। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफी कम ही रहा हूँ, वैसे हम बस छुट्टियों में ही उनके पास जाते हैं। वहीं रही बात मेरे डैड की, तो उन्होंने आज तक
तक कभी भी गुस्से में किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही उन्होंने कभी मेरे पे हाथ उठाया, मगर फिर भी ब्रियोनी को लग रहा है कि कुछ तो वो छिपा रहा है, इसीलिए वो बार बार उसके घर के मर्दों के बारे में ही पूछ रही होती है। जिससे क्या था, जेमी गुस्सा हो जाता है। वो बातचीत के दौरान 2 बार गुस्सा होता है ब्रियोनी के ऊपर, और दोनों बार इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि ब्रियोनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दोनों बार फिर गार्ड को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है दोस्तों। मगर बताऊं क्या, आज के पूछताछ में जेमी कुछ ऐसा रिवील कर देता है जो उसने आज तक नहीं किया था। बातों ही बातों में जेमी से ब्रियोनी पूछ लेती है, तुम स्ट्रेट तो हो ना, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो उसके साथ तुम क्या क्या करते। तो तब 13 साल का जेमी अपनी मर्दांगी दिखाने के चक्कर में बोल देता है कि हाँ मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे सुंदर लड़कियां पसंद है, मैंने तो काफी कुछ कर भी रखा है, मुझे 2 लड़कियों ने अपना टॉप रिमूव करके चेस्ट एरिया दिखाया था, मैंने उन्हें किस भी किया और उनके प्राइवेट पार्ट को भी टच। पर दोस्तों ये सब बोलते बोलते अचानक से जेमी को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, मैं झूठ कह रहा था, जो भी मैंने अभी तक कहा वो झूठ था, मेरी एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो गर्लफ्रेंड्स कहाँ से होंगी, मेरे बस 2 ही मेल फ्रेंड है, बाकी तो स्कूल के बच्चे मुझे बुली ही क्या करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मैं हैंडसम नहीं हूं ना। मगर हाँ, ऑनलाइन तो मैंने लड़कियों के बिना कपड़ों के उनको देखा है, वीडियो फिल्म्स वगैरह में देखा है मैंने। तब ब्रियोनी कहती है, और अपनी जान पहचान की किसी लड़की का कुछ देखा, तो वो बताता है कि हाँ मैंने कैटी का टॉपलेस फोटो देखा था। दरअसल उसका एक बॉयफ्रेंड था टेड नाम का, उसने कैटी से काफी मिन्नतें की थी टॉपलेस फोटो सेंड करने की, और जब कैटी ने उसे फोटो भेजा ना, तो उस गधे से वो फोटो संभाल कर नहीं रखी गई। किसी लड़के ने वो फोटो उसके फोन से लेकर किसी और को सेंड की, फिर किसी और ने किसी और को। इस तरह पूरे स्कूल में कैटी की टॉपलेस फोटो बट गई। और फिर क्या, मुझे भी मेरे दोस्तों ने वो फोटो दिखा दी। तब ब्रियोनी फिर पूछती है, उसकी फोटो देखकर तुम्हें कैसा लगा, अंदर से क्या फील आया। जेमी कहता है कि क्या फील लगा, वो तो फ्लैट थी। तो दोस्तों यहाँ पर जेमी कुछ ऐसी बातें बोलता है कि शायद मुझे लग नहीं रहा कि मुझे वो बोलनी चाहिए, वो मतलब ये कह देता है कि वो खत्म थी, उसका सब कुछ फ्लैट था, इस तरह की वो बातें करता है। और फ्लैट होने के चक्कर में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था कि ये ऐसी ही है। तो इससे हुआ ये कि कैटी अकेली पड़ गई। तब इस मौके का मैंने फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि हमारे स्कूल में ये थियोरी काफी फेमस थी कि 80% लड़कियां सिर्फ 20% हैंडसम लड़कों को ही डेट करती हैं। इसीलिए मुझ जैसे चोमू लड़के को तो लड़की पटाने के लिए कोई ना कोई पैतरा आजमाना ही पड़ेगा। तो मैंने कैटी के इस नाजुक मोमेंट पे जाकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में काफी उल्टी पुल्टी बातें कही कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी नहीं करनी आती, उसकी लापरवाही की वजह से ही तुम्हारी टॉपलेस फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो गई। कैटी तुम मुझको एक चांस दे दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस पे ब्रियोनी कहती है, तुमने एक मिनट, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें कैटी पसंद नहीं थी। जेमी कहते हैं, हाँ वो मुझे अट्रैक्टिव तो नहीं लगती थी, मगर मैं उससे काम चला लेता, कम से कम मेरे डेटिंग करियर का खाता तो खुलता। इसी उम्मीद में मैंने कैटी को प्रपोज किया था, मगर उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि मैं इतनी भी डेस्परेट नहीं हूँ जो तुम जैसे चुम्मू को डेट करो, और उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। साथ ही उसने इसके बाद मुझे बुली करना भी शुरू कर दिया था। वो रियल लाइफ के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी मुझे डेस्परेट और इंसेल कहना शुरू कर दिया था उसने। मुझे बहुत ही बुरा लगा। दोस्तों इतना जानने के बाद ब्रियोनी आगे की स्टोरी समझ जाती है कि इसी वजह से जेमी को कैटी पे गुस्सा आया और फिर वो उसे उस रात समझाने के लिए गया, मगर कैटी उसके साथ सही से पेश नहीं आई होगी। उसने जेमी को धक्का वक्का दिया होगा, जिस वजह से जेमी को बहुत तेज गुस्सा आया होगा और उसने कैटी को आवेश में आकर मार डाला। यानी उसने इंटेंशनली कैटी को नहीं मारा, मगर उसके हाथों खून हो गया क्योंकि वो अपनी टॉक्सिक टीनेज लाइफ से तंग आ गया था। इसके बाद ब्रियोनी जेमी से कहती है, ठीक है जेमी, अब हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, आज हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब ये सुनने के बाद जेमी हाइपर हो जाता है और कहने लगता है, क्या मतलब आज हमारी आखिरी मुलाकात है, यानी तुमने अपना मन बना लिया है क्या, तुम जज को रिपोर्ट सबमिट करने वाली हो क्या कि मैं क्या सोचता हूँ और किस तरह से सोचता हूँ, ये सब बातें, प्लीज अपनी रिपोर्ट दिखाओ मुझे पहले। ब्रियोनी रिपोर्ट दिखाने से जब मना कर देती है तो जेमी समझ जाता है कि इसने पक्का मेरे बारे में नेगेटिव रिपोर्ट ही तैयार की होगी, जिसकी वजह से मुझे सजा जरूर मिलेगी। तो जेमी ब्रियोनी के ऊपर बहुत चिल्लाता भी है कि मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझकर सब बताया, तो तुम हिम्मत भी मत करना किसी और को ये सारी बातें बताने की। अचानक से जेमी काफी वायलेंट हो जाता है, जिस वजह से गार्ड को जेमी को पकड़ना पड़ता है और फिर वो जेमी को उसके रूम में लेकर चला जाता है। तब ब्रियोनी को जेमी की हालत पे बहुत तरस आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं, मगर वो सोच लेती है कि मुझे मेरी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी है। इसके बाद सीन कैटी की मौत के 13 महीने के बाद शिफ्ट होता है और हम जेमी की हरकत की वजह से उसकी फैमिली पर क्या असर पड़ा ये देखते हैं। तब एक सुबह की बात है दोस्तों, आज एडी का 50वां बर्थडे है, यानी जेमी के फादर का आज बर्थडे है। तो आज के दिन ये लोग अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए अमांडा अपने हस्बैंड के पसंद का नाश्ता बनाती है। इसके बाद एडी अपना मेल बॉक्स ओपन करके देखता है, जिसमें उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसे बर्थडे विश किए होते हैं, लेटर वगैरह आए होते हैं। इनमें से एक विश जेमी का भी था, उसने अपने डैड की ड्राइंग बनाकर उन्हें बर्थडे विश किया था, जिसको देखकर एडी थोड़ा इमोशनल होता है, मगर फिर वो खुद को थोड़ा संभालता
भी है। वो आज मूड ऑफ ना करने का फैसला करता है, मगर तभी लीजा आवाज लगाती है कि डैड देखो ना, किसी ने अपनी गाड़ी पे ये क्या लिख दिया है। ये सुनकर एडी और अमांडा दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी वैन पे किसी ने नॉन्स लिख दिया है स्प्रे पेंट से। एडी को पता भी नहीं होता कि नॉन्स का क्या मतलब है। अब ये वैन उसकी है ना, तो वो जहां भी जाता है काम पर इसी को लेकर जाता है। दरअसल एडी मिलर एक प्लम्बर है। इसने अपनी वैन पे अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए अपना फोन नंबर वगैरह सब लिखा होता है, मगर अब उसी एड पे ही किसी ने नॉन्स लिख दिया है। ये नॉन्स भी एक जेंजी स्लैंग है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सेक्स ऑफेंडर यानी यौन अपराधी। अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि आपने देखा कि ये हरकत किसने की। सब इंकार कर देते हैं। तब एडी तुरंत घर के अंदर जाकर साबुन वगैरह का पानी लेकर आता है इसको मिटाने के लिए, मगर दोस्तों ये मिटने का नाम नहीं लेता। तब तक में अमांडा पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट कर देती है कि किसी ने हमारी वैन पे ये लिख दिया है और ये मिटाने पे भी नहीं जा रहा। मैं आपको इसकी फोटो भिजवाती हूँ अपनी बेटी से। एक और एडी था दोस्तों जो कि सिचुएशन को अभी भी नॉर्मल करने की कोशिश में था। वहीं दूसरी ओर अमांडा जो कह रही है कि अब बहुत हो गया एडी, हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। पर लीजा और एडी अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट नहीं होना चाहते। अंदर से अमांडा, एडी और लीजा तीनों काफी परेशान और दुखी भी, क्योंकि जैमी की उस हरकत ने ये सब काम कर दिया है। मगर ऊपर ऊपर वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये भी सोचते हैं कि जल्दी जैमी वापस हमारे पास आ जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा। उस इंसिडेंट की वजह से दोस्तों जैमी की फैमिली पे बहुत ही गहरा असर हुआ था, इसीलिए इनको साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ जाती है। तो एडी तो पूरी कोशिश करता है उस वैन से वो चीज हटाने की। तभी दो साइकिल से लड़के पास वाली रोड से क्रॉस होते हैं और वो ये कहते हुए पार होते हैं कि क्यों मजा आ गया ना नॉन्स। ये देखकर एडी उनके पीछे भागता है, मगर वो अपनी साइकिल से जल्दी निकल जाते हैं। एडी को उन दो लड़कों पे बहुत गुस्सा आता है कि बदतमीज कहेंगे, मगर वो अपना बर्थडे खराब नहीं करना चाहता। इसीलिए वो अपनी फैमिली से कहता है चलो हम अभी मार्केट जाएंगे, वहां से वैन के लिए पेंट खरीदेंगे, फिर अपनी वैन को पेंट करेंगे और इसके बाद हम फिल्म देखने जाएंगे और अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि लीजा और अमांडा सुबह सुबह इतना होने के बाद मार्केट वगैरह नहीं जाना चाहते, पर एडी उन्हें घर पे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। दरअसल उसको डर है कि मेरी ना मौजूदगी में कहीं मेरी बेटी और बीवी को कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा ले, इसीलिए वो हमेशा उन दोनों के साथ रहना चाहता है। पर दोस्तों जब ये लोग मार्केट जाते हैं तो वहां भी एडी को एक स्टाफ पहचान लेता है कि आप तो जेमी के फादर हो ना। सर मुझे तो लगता है कि आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। अरे वो लड़की थी वैसी, उसके साथ तो कोई भी इस तरह का कांड कर सकता था। उसका तो वो टॉपलेस फोटो भी वायरल हुआ था। एडी बार बार उस आदमी से कहता है कि मुझे वो सब बातें नहीं करने, प्लीज आप मुझे बस ब्लू पेंट दे दो। पर वो आदमी बेवजह उससे फ्रेंडली होए जा रहा था और विक्टिम के बारे में उल्टा अनाप शनाप भी बोलता है। अब एडी को अपने बेटे के दूर होने का दुख तो है ही, साथ ही उसे कैटी की उस दर्दनाक मौत का भी दुख है। एडी को पता है कि मेरे बेटे ने जो किया उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों एडी किसी तरह ब्लू पेंट लेकर मार्केट से बाहर निकलता है, पर वहां उन दो लड़कों को वो फिर से देख लेता है जिन्होंने एडी की वैन पे नॉन्स लिखा था, जिसको देखकर एडी समझ जाता है कि ये दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं, जिससे एडी का गुस्सा जाता है सातवें आसमान पे और फिर वो उन दोनों लड़कों को दौड़ाता है। उनमें से वो एक लड़के को पकड़ भी लेता है। तब वो लड़का कहने लगता है कि अंकल मैं तो जेमी का क्लासमेट था, मैं तो बस आपके साथ मस्ती कर रहा था। और तब एडी गुस्से में खूब धमकाता है उनको कि आइंदा ऐसा गंदा मजाक किया ना तो अच्छा नहीं होगा। एडी उसका साइकिल भी उठाकर फेंक देता है। अब बाकी लोगों को तो नहीं पता था कि एडी किस सिचुएशन से गुजर रहा है। वो लोग तो एडी को ही घूरने लगते हैं कि कितना अजीब इंसान है बताओ, छोटे बच्चों को मार रहा है। फिर गुस्से में एडी ने जो पेंट खरीदा था उस बाल्टी को वो वैन पे उड़ेल देता है, यानी खर्चा भी हो गया और सही से वो अपनी वैन को पेंट भी नहीं कर पाया। मगर रास्ते में एडी कहता है चलो कोई नहीं, जो लिखा हुआ था वो कम से कम छिप तो गया, अब हम कभी और अच्छे से वैन को पेंट करवा लेंगे। तभी दोस्तों एडी को कॉल आता है जेमी का। वो अपने डैड को बर्थडे विश करता है और फिर कहता है डैड मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। एडी तो सुन रह जाता है ये सुनकर। तब अमांडा जेमी से बातें करती है और वो बात बदलकर कुछ रैंडम बातें करने लग जाती है। फिर जेमी कहता है कि ठीक है मॉम डैड, अगले हफ्ते फिर कॉल करूंगा। ये कहकर वो फोन रख देता है। इसके बाद एडी अपनी फैमिली को लेकर वापस घर आ जाता है। घर पर ये जेमी को बहुत ही मिस कर रहे होते। एडी और अमांडा समझ नहीं पाते कि हमारी परवरिश में कहां पर कमी रह गई, क्या हम अच्छे पेरेंट्स नहीं है? पर लीजा की परवरिश भी तो हमने ही करी है ना, लीजा ने तो आज तक कुछ गलत नहीं किया, फिर जेमी अकेला ऐसे कैसे निकल गया? एडी खुद को इसका दोषी ठहराता है कि पहले मैं कितना अच्छा जेमी के साथ टाइम स्पेंड करता था। मैंने जेमी को फुटबॉल खिलाने की कोशिश की जिसमें वो सही परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैंने उसे बॉक्सिंग में डाला, मगर फिर भी वो सही परफॉर्म नहीं कर पाया, जिससे मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मगर फिर एक दिन मैंने देखा कि किचन के पास बैठकर जेमी ड्राइंग कर रहा है, उसका ड्राइंग में कितना मन लगता है मुझे लग गया। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और कितना जल्दी बड़ा हो गया ना, ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात है। फिर उसने हमसे कंप्यूटर मांगा, हमने उसकी ये विश भी पूरी की। वो स्कूल से आने के बाद अपना कंप्यूटर पर बैठ जाया करता था। फिर उसने धीरे धीरे ड्राइंग भी बंद कर दी और मेरा काम बढ़ गया इसी बीच, और मैं अपने काम में बिजी रहने लग गया, अपने बेटे पे सही से ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे लगा मैं एक अच्छा डैड हूँ, जैसे मेरे डैड ने मुझे बचपन में बेल्ट वगैरह से मारा था, मैंने
कभी अपने बेटे को कड़ी पनिशमेंट नहीं दी। मैं इस बात से बड़ा खुश था। मैं तो अपनी फैमिली को प्यार से चलाना चाहता था, पर मेरे बेटे के अंदर इतना गुस्सा पता नहीं कहां से आ गया जो उसने किसी का खून कर दिया, बताओ। और तब अमांडा कहती है, आप खुद को दोष मत दीजिए उसकी गलतियों के लिए। हमने तो उसे एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, अच्छे स्कूल में भेजा। हमें कभी नहीं लगा कि उसकी लाइफ में ये सब चल रहा होगा। अभी तो वो सिर्फ 13 साल का ही था, उसकी गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र भी नहीं हुई थी। उसने तो अपने टीनेज में एक कदम ही रखा था। अभी वो स्कूल से आकर सारा दिन अपने कमरे में बंद रहा करता था। हमें तो लगता था कि वो 4 दीवारी के अंदर क्या ही गलत कर लेगा। हम सोचते थे अंदर वो पढ़ाई कर रहा होगा या गेम खेल रहा होगा, पर हमें क्या पता था घर के अंदर बैठ बैठ कर वो इस तरह गलत संगत में पड़ जाएगा, लड़कियों को इस तरह देखेगा। तब एडी कहता है कि इसमें हमारे बेटे की भी कोई खास गलती नहीं है। एक दिन मैं बस ऑनलाइन गेम का सामान देख रहा था और मेरे फोन में नोटिफिकेशंस आने लग गई, अल्फा मेल कैसे बने, लड़कियों को अपने पैरों के नीचे कैसे रखें वगैरह वगैरह। फोन और कंप्यूटर पर कब एल्गोरिदम क्या दिखाते ये बड़ा मुश्किल है। हम तो अडल्ट्स हैं, हम सही गलत की पहचान करते हैं, मगर जो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी ही नहीं वो भटक जाते हैं। अब एडी और अमांडा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैमी ने जो भी किया उसका जिम्मेदार कौन है, हम, स्कूल में होने वाली बुलिंग या सोशल मीडिया। तभी लीजा न्यू ड्रेस पहनकर इनके पास आती है और कहती है, डैड हमें मूव ऑन करना होगा। जो हुआ उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकते। हम ना तो जैमी का साथ छोड़ सकते हैं और ना ही ये घर। जैमी ने जो किया उसे उसकी सजा काटनी ही होगी। जब वो अपनी सजा काट कर आएगा तो हम उसको सही रास्ते पर चलने की सीख देंगे। तब तक के लिए हमें होप नहीं खोनी है। चलिए काफी टाइम हो गया, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ आप दोनों के लिए। अमांडा कहती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर लेती हूँ। इसके बाद लीजा कहती है, आज कहीं जाने का मन नहीं है, अब घर पे ब्रेकफास्ट करते हैं और कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। अमांडा और लीजा के वहां से जाने के बाद एडी जैमी के रूम में जाता है और वहां जी भर के जैमी को याद करते हुए रोता भी है। फिर वो अपने आंसू पोंछकर अपनी बीवी बेटी के पास चला जाता है। इसी अधूरे लेकिन अच्छे मैसेज के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, ये सीरीज खत्म हो जाती है मेरा मतलब। और आप इस सीरीज से क्या समझे दोस्तों? समझदार हो आप, समझ गए होंगे सारी चीजें। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।